हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्स फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा ये ज्योमेट्री का सेशन चल रहा है, इसमें ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुज। ठीक है, तो इस त्रिभुज के सेक्शन में हमारा सर जो स्टार्टिंग अर्थात हम लोग हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में त्रिभुज के सिलेबस में जो हमारा 6.1, ठीक है, 6 पॉइंट प्रश्नावली 6.1 का हमारा जो सेशन क्या है, समरूप और सर्वांगसम आकृतियाँ। ठीक है, तो जैसा कि इसको हमने क्या किया था सर, इसके पहले वाले लेक्चर में इसको हम पढ़ चुके हैं, तो आइए इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर इनके अन्य बिंदुओं की फिर चर्चा करते हैं। जैसा कि सर हमने पढ़ा था कि समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं और सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंसी फिगर एंड सिमिलर फिगर। तो देखिए समरूप आकृतियों में सर क्या होता है, ऑन द सेम फेस, समान आकार, नॉट रिक्वायर्ड सेम साइज, अर्थात जो माप होती है, मापें होती हैं, वो समरूप आकृतियों में क्या होता था, ये मायने मतलब ये निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, केवल और क्या होना चाहिए, एक रूप का होना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज है तो त्रिभुज होना चाहिए, चाहे वो पहला जो हमारा त्रिभुज चाहे छोटा हो और क्यों ना ही। देखिए होता क्या है इसमें कि आपका जब दो आकृतियों के बीच में, जैसा कि हमारी जब आकृतियों की तुलना की जाती है तो उसमें क्या होता है, हमेशा हम क्या करते हैं, दो आकृतियों के बीच में ही क्या करते हैं, सब तुलना करते हैं। तो देखिए तुलना हमेशा दो समान आकृतियों के बीच में ही होगी। ठीक है, जैसा कि त्रिभुज से त्रिभुज की तुलना, वृत्त से वृत्त की तुलना, वर्ग से वर्ग की तुलना। ठीक है, त्रिभुज से त्रिभुज की तुलना, या चक्रीय चतुर्भुज है, कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज की तुलना चक्रीय चतुर्भुज से ही की जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा समरूप आकृति और सर्वांगसम आकृति की पहली कंडीशन, कि हमेशा जब तुलना होती है तो हमेशा समान आकृतियों से होती है, ना कि अब आप त्रिभुज से वर्ग की तुलना करेंगे तो ये संभव नहीं है, ये मेल ही नहीं खाता। हमारा जो आकृतियों की सर जो समरूपता या सर्वांगसमता जो हमारा टॉपिक है, हमेशा इसमें जब तुलना होती है तो हमेशा कैसी आकृतियों के साथ होती है तुलना, समान आकृतियों के साथ। ठीक है, भिन्न आकृतियों के साथ कभी तुलना नहीं होती है। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए जैसा कि समरूप आकृतियों में क्या होता है, देखिए हमारे ये वृत्त क्या है, इसका देखिए वृत्त में क्या होता है, इसकी परिधि होती है और त्रिज्या होती है। जैसा कि त्रिज्या से ही हम बता सकते हैं, इसके रेडियस से ही बता सकते हैं कि सर ये वृत्त कैसा है, समरूप है या सर्वांगसम। ठीक है, जैसा कि देखिए वृत्त है, ये भी वृत्त है। अब इसका रेडियस सर कितना है, 3 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। देखिए दोनों वृत्त हैं, दोनों वृत्त हैं कि नहीं। अब उसकी त्रिज्या कितनी भी हो ये मायने नहीं रखता है। ये भाई वृत्त चाहे हो सकता है ये 16, इसकी रेडियस 16 रेडियस का वृत्त बन जाए, या चाहे एक ही रेडियस का क्यों ना बन जाए, परंतु एक रूप के हैं कि नहीं, ये भी वृत्त ये भी वृत्त, इसलिए क्या है, समान रूप होने के कारण क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसा कि देखिए इसमें देखिए एक क्या है, दोनों समान है, टिकटो। देखिए इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया जाए तो क्या करेगा, इसको सर ढक लेगा। ठीक है, तो ये हमारा किसकी कंडीशन हो जाएगी, सर्वांगसम आकृति की हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं, ये हमने पढ़ा भी था कि प्रत्येक सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ हो सकती हैं, परंतु प्रत्येक समरूप आकृतियाँ कभी भी सर्वांगसम आकृतियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रत्येक सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ हो सकती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियाँ कभी सर्वांगसम आकृतियाँ नहीं हो सकती। क्योंकि सर्वांगसम की कंडीशन क्या होती है, अभी इसको देखते हैं। देखिए इसको और देख लीजिए, देखिए हमारा क्या है सर, ये वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। देखिए ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला है, ये 8 सेंटीमीटर भुजा वाला है, और ये 2 सेंटीमीटर भुजा वाला है। ठीक है, क्या है, देखिए ये वर्ग छोटा है, ये वर्ग बड़ा है, ये इनसे छोटा है, तो क्या होंगे, ये समरूप होंगे, परंतु सर्वांगसम कभी नहीं होंगे। सर्वांगसम की कंडीशन क्या होती है अभी देखेंगे। देखिए हमारा ये क्या है, आयत है। ठीक है, कितनी लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर क्या है इसकी लंबाई है, ये 4 इसकी चौड़ाई है और 8 क्या है इसकी लंबाई है। ठीक है, जैसा कि ये क्या है, बहुभुज आकृतियाँ। ठीक है, जब दो या दो से अधिक भुजाओं वाली जो आकृतियाँ होती हैं, उन आकृतियों को
हम क्या बोलते हैं, बहुभुज आकृतियाँ, ठीक है। उसमें हमारा त्रिभुज भी आ जाएगा, वर्ग भी आ जाएगा, और पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, जितने भी भुजा आप चाहें उतना बना सकते हैं, या आप सोच सकते हैं। तो सभी आकृतियाँ सर किस में गिनी जाएंगी, वो समरूप आकृतियों में ही गिनी जाएंगी, परंतु उनकी तुलना बहुभुज से जब करते हैं तो सर उसकी एक कंडीशन होती है। हाँ, जब देखिए यहाँ पर मैंने इसको लिखा है कि जब हम बहुभुजों की तुलना करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हमारा वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ठीक है। हाँ, बराबर तो है, कैसे बराबर सर, इसकी एक कंडीशन कैसे होती है कि जो हमारी पहली आकृति होगी, जब पहली आकृति की तुलना दूसरी आकृति से करेंगे तो सर इनकी जो भुजाएं होंगी, ठीक है, इनकी देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सर इनकी जो भुजाओं का अनुपात होता है, देखिए इसकी भुजा का अनुपात 4 है, इसकी भुजा से लेंगे 8, ठीक है। और इसी तरह ये वाली भुजा हम ले लेंगे 4, ये वाली इसकी भुजा लेंगे 8, तो देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1/2, 1/2, अर्थात इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, समरूपता में क्या होता है, जो हमारी, ठीक है, समरूपता की जो एक कंडीशन होती है कि जो हमारी बहुभुज आकृतियां होती हैं, ठीक है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो, और चाहे वो कोई भी बहुभुज आकृतियां हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, ठीक है, चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल फिगर हो, तो इसमें क्या होता है कि उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, ठीक है, संगत भुजाएं, इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, और इनके संगत कोण, ठीक है, ये यदि सर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, यदि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अर्थात जो बहुभुज आकृतियां होती हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, और उनकी पहली कंडीशन क्या होती है, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा बहुभुज आकृतियों की समरूपता, ठीक है। ये हमारा वृत्त क्या है सर, चाहे 3 सेंटीमीटर का हो, इसकी तुलना चाहे 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त से करिए। हाँ, वृत्त है तो वृत्त भाई, वृत्त की तुलना क्या होगी सर, वो समरूप आकृतियां होंगी, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा समझने के लिए। देखिए इसको इधर देखते हैं, जैसे हमारा देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये क्या है सर, समकोण त्रिभुज है। देखिए इसके कोण यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है तो समकोण त्रिभुज, दोनों त्रिभुज हैं, पहली कंडीशन फुलफिल। जो आकृतियों के आधार पर देखेंगे तो ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, परंतु देखिए इसकी भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर, इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए निष्कर्ष क्या निकला कि समरूपता की कंडीशन में क्या होती है, जो लंबाई और चौड़ाई माप, ठीक है, जो अमाप होती है ये रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये निर्भर नहीं करता है, वो छोटी या बड़ी भी हो सकती है, परंतु हाँ एक समान आकृतियाँ, जो यदि उनकी आकृतियाँ समान हैं, कोई भी जो आकृति हो, यदि उन आकृतियों की तुलना जब हम करते हैं किसी दूसरी आकृति से, यदि वो समान आकृतियाँ होती हैं तो हमारी क्या कहलाती हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं, ठीक है, समरूप आकृतियां। ये सारे जो बिंदु है ना, इसके हम क्वेश्चन अभी करेंगे तो और वहां पे क्लियर हो जाएगा, बट इनकी जो हमारी पहचान होती है कि जो हमारी समरूप आकृतियां होती हैं क्या होती हैं, हमेशा याद रखिएगा इनका जो आकार होता है, ठीक है, आकार जैसा कि मैंने लिखाया भी था, आकार और, ठीक है, आकार क्या होना चाहिए, आकार सेम होना चाहिए, जो आकृति होती है, जो आकार होता है वो सेम होना चाहिए, और माप जो लंबाई चौड़ाई होती है इस पर निर्भर नहीं करती हैं। तो आइए देख लेते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ। तो सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं, देखिए सर्वांगसम जो आकृतियाँ हमारी होती हैं सेम, ठीक है, जैसे कि इस त्रिभुज को उठा के यहाँ पे रख दिया जाए तो क्या होगा, इसको पूर्ण रूप से ढक लेगा, अर्थात इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, ठीक है, इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं आपस में क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारी ये वृत्त है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, ये भी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, ठीक है। यदि इसको उठा के सर यहाँ रख दिया जाए तो क्या होगा, इसको ढक लेगा कि नहीं, तो इसका मतलब सर क्या हुआ, ये दोनों वृत्त आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसी तरह हमारा देखिए ये वाला वृत्त देखिए, ये क्या है, ये 2 सेंटीमीटर का है, और हमारा अगला वृत्त भी क्या है 2 सेंटीमीटर का है, तो देखिए सेम है ना, वृत्त तो हैं
वृत्त तो हैं परंतु क्या है सर, समान त्रिज्या के हैं, इसलिए दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी, जैसे मान लीजिए हम वृत्त की तुलना, वृत्त की, तो ये हमारा वृत्त है और ये हमारा क्या है, वर्ग है। यदि हम वृत्त की तुलना वर्ग से करेंगे, समरूप या सर्वांगसम की कंडीशन यहाँ पे बताएंगे, तो क्या यहाँ पे सर्वांगसम की कंडीशन फुलफिल होगी, कभी नहीं होगी। ठीक है, क्या समरूपता की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होगी, कभी नहीं होगी। हमेशा याद रखिएगा, सर्वांगसम चाहे वो आकृति हो चाहे वो समरूप आकृति हो, ठीक है, जब दोनों की अलग अलग हम तुलना करते हैं, मतलब सर्वांगसम की तुलना और समरूपता की तुलना जब करते हैं, तो हमेशा समान आकृतियों से करते हैं। अब वो लंबाई में छोटा बड़ा होगा तो समरूप होगा, और लंबाई या चौड़ाई में समान होगा तो सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि सर्वांगसम आकृतियां समरूप आकृतियां हो सकती क्या होती हैं, परंतु समरूप आकृतियां कभी सर्वांगसम नहीं हो सकती। क्योंकि भाई देखिए, ये कंडीशन फुलफिल होता है क्योंकि समरूपता में क्या होता है ना कि कोण, देखिए इसमें कंडीशन होती है, जो हमारा इस कोण होता है, ठीक है, कोण पहली कंडीशन क्या होती है, इसके कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन सर क्या होती है, इनकी जो संगत भुजाएं, देखिए AC अगर ये 5 है तो क्या होनी चाहिए, PR भी 5 होनी चाहिए। यदि ये 6 होगी तो सर ये समरूपता की कंडीशन को फुलफिल नहीं, इसकी भी कंडीशन है। इसको अभी इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पे और क्लियर होगा आपका। ठीक है इसको आप नोट डाउन चाहे तो कर लीजिएगा। तो जैसा कि उम्मीद है कि आप लोगों ने समझा होगा। देखिए त्रिभुज क्या है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। देखिए ये भी 5, ये भी 5, यदि इसको उठा के सर यहाँ पे रख दिया जाए तो क्या होगा, छप जाएगा कि नहीं, मतलब नीचे वाला त्रिभुज नहीं दिखेगा, है कि नहीं। ऐसा लगेगा कि हमारा यही त्रिभुज यहाँ पे, या पहले वाला ही त्रिभुज है, इसको आप नाम दे सकते हैं, A है और ये B है। ठीक है, A त्रिभुज को B के ऊपर सर रख दिया जाए तो हमारा B वाला क्या होगा सर, ढक जाएगा, और A वाला, ठीक है, देखेंगे तो क्या दिखेगा, B वाला नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये सर्वांगसम आकृतियों की सर क्या होती है, पहचान होती है। ठीक है, सर्वांगसम आकृतियां और समरूप आकृतियों के बारे में हमने पढ़ा और इसकी तुलना किया और इनके अंतर के बारे में जाना। ठीक है, तो जैसा कि हमारा समरूप आकृतियों की सर कंडीशन क्या होती है और सर्वांगसम आकृतियों की कंडीशन क्या होती है, तो आइए इसके नेक्स्ट लेक्चर, इसके जो अन्य पॉइंट है सर, हाँ जो इनके अन्य पॉइंट हैं उनकी चर्चा का, हाँ इनका आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिएगा चित्र बना के। तो चलते हैं हम नेक्स्ट बिंदु की ओर। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं सर कुछ प्रश्न समरूप और सर्वांगसम समरूप आकृतियों पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, समान भुजा वाले बहुभुज समरूप होंगे यदि संगत कोण समान हो और संगत भुजाओं का सर अनुपात भी समान होना चाहिए। अर्थात समरूप, कोई भी दो आकृतियां समरूप तभी होंगी। देखिए मैंने हमेशा बोला कि हमेशा तुलना हम दो आकृतियों के बीच में ही करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्या है हमारा कंडीशन, पहली कंडीशन संगत कोण समान होने चाहिए और संगत भुजा समान होनी चाहिए। जैसा कि इस कंसेप्ट पर, ठीक है, इस कंसेप्ट पर मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करा दे रहा हूँ यहाँ पे, बशर्ते आप क्या कीजिए, आप लोग भी समझने के बाद कम से कम जितने प्रैक्टिस सेशन में, जितने आपकी बुक वगैरह में जितने भी क्वेश्चन हो इस पर आधारित, उसको आप करिएगा। ठीक है, थोड़ा आप लोग भी देखिए, यहाँ आप समझने के बाद उसको प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपकी इस पर पकड़ भी बनेगी। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है। ओके, इसको आप कंसेप्ट समझ के चलिएगा। इस थ्योरी के जरिए हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। हाँ, इस कंडीशन में जो जो कहा गया है उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, देखिए पहला हमारा सर क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा कोई ये चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है। देखिए हमारा पहला कंडीशन क्या है, संगत कोण समान होनी चाहिए। देखिए संगत कोण, देखिए कोण ए हमारा क्या है, 85 डिग्री है, और कोण इसमें देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण भी हमारा सर क्या है, 85 डिग्री। कोण भी देखिए, कोण आर देखिए 70, ये भी सही है सर। कोण सी, कोण पी, ठीक है, 105, 105, 100, 100। देखिए कोण वाली कंडीशन तो इसमें सर
हमारा जो एंगल वाला कंडीशन है तो फिट हो गया। ओके, अब क्या देखेंगे, संगत, ठीक है, संगत। देखिए संगत से तात्पर्य ये होता है, एकदम देसी भाषा में समझिएगा। देखिए यदि ये हमारा क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो ऊपर वाली भुजा, देखिए इस चक्रीय चतुर्भुज की ऊपर वाली भुजा ए बी, यदि ए बी को देखेंगे तो हमारा सर इसमें किस में देखेंगे, एस आर एस पी में नहीं देखेंगे, इसमें भी क्या देखेंगे, ऊपर देखेंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर वाली भुजा, ऊपर ऊपर वाली भुजा। अब देखिए आधार वाली भुजा इस चतुर्भुज की, देखिए सी डी है, इसमें देखिए आधार वाली पी क्यू। तो सर ये क्या होता है, संगत भुजाएं होती हैं। ठीक है, जिस मेरे भाई बंधु को या मेरी बहनों को ना पता हो, भैया ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा। वो देखिए सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि संगत, देखिए कोण तो हम जानते हैं सर, कोण कहाँ बनता है, कोण क्या होता है, इसको पढ़ा भी आप लोगों ने, देखा भी होगा। हाँ, संगत भुजाएं क्या होती हैं ये भी हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तभी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाएगा। तो आइए इन पॉइंटों को सेट करते हैं। देखिए कोण हमारा सेट हो गया, 85 85, 70 70, 105 105, 100 100। अब भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात जैसे सर ए बी 4 अपान सर क्या करेंगे 4/8, इसको लिख देते हैं। देखिए ए बी अपान एस आर इक्वल सी डी। देखिए नीचे वाला देखिए कोई भी ले सकते हैं, बशर्ते जैसे इसमें लेंगे डिक्टो इसमें ही लेना है। ठीक है, तो देखिए ए बी हो गया, ए बी अपान एस आर हो गया, देखिए सी डी अपान पी क्यू के। ओके, ए सी अपान एस पी के। ओके, बी पी बी डी, ठीक है, बी डी अपान क्या हो जाएगा आर क्यू के। ठीक है, ये तो हमारी क्या हो गया सर, भुजाओं का रेशियो हो गया, या संगत भुजाओं का क्या हो गया सर, अनुपात हो गया। तो इनमें क्या करना है, इसी तरह हमें इनके मानों को रखना है। ये तो आप नोट डाउन करके समझ लीजिएगा। देखिए हम डायरेक्ट मान रखते हैं। देखिए 24/48 मतलब 2.4/4.8। ठीक है, देखिए अब इसको देखेंगे हम। देखिए इसमें जो मान दिया गया है उसी को हम देख लेते हैं। इस भुजा का मान दिया गया है 2.5 अपान, देखिए इसका मान कितना दिया गया सर 5 दिया गया है। देखिए नीचे वाली की वैल्यू दी गई है ना 1.5, इसकी कितनी दी गई है सर 3 दी गई है। ओके, देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ेगा, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ेगा। देखिए यहाँ से दशमलव हम हटा देंगे सर, क्या हो जाएगा 24/48। ठीक है, 24 दूना 45, इसको मैं यहाँ कर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 25 दूनी 50, 1/2 इक्वल 15 दूनी सर 30 हो जाएगा, तो 1/2। देखिए दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, अर्थात इन दोनों चतुर्भुजों के, ठीक है, चतुर्भुजों के आपस में क्या है सर, बराबर हैं। और साथ में सर हमारे जो दूसरी कंडीशन क्या है सर, इनकी जो संगत भुजाएं जो दी गई हैं, देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है उन भुजाओं को क्या करेंगे, उन भुजाओं से सर रेशियो निकालेंगे। ठीक है, जब सर बराबर आ गई तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सर क्या होंगे, समरूप क्या होंगे सर, चतुर्भुज होंगे। क्या होंगे, ये हमारे जो बहुभुज दिए गए हैं। देखिए हमारा जो त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज के अलावा जो अन्य, चाहे वो 4 भुजाओं वाली आकृतियाँ हो, चाहे पंचभुज आकृतियाँ हो, चाहे 6 भुजाओं वाली, चाहे 8 भुज, वो सारे किस में आएंगे सर, बहुभुज। ठीक है, ये हमारा बहुभुज का हमारा कंसेप्ट है कि संगत कोण समान हो, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। तो इनके द्वारा हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए इसको देखिए यहाँ पे, देखिए ये हमारा क्या है, वर्ग है। ठीक है, ये हमारा क्या है सर, आयत है। ओके, ये हमारा वर्ग है और ये हमारा सर क्या, आयत है। देखिए पहली कंडीशन क्या होती है, भुजाएं समान होनी चाहिए। ठीक है, देखिए संगत भुजाएं समान होनी चाहिए। मान लीजिए हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये हमारा ए है, ये हमारा पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। देखिए देखिए जो भुजा की वैल्यू दी गई है उसको हम निकालते हैं। जैसे देखिए बी डी, तो बी डी का मान कितना दिया गया है सर 3, इसका मान कितना दिया गया है 3.5। ठीक है, अब क्या दिया गया है, देखिए 3/3। जैसा कि सर हम लोगों को पता ही है कि जो हमारा आयत होता है और जो हमारा वर्ग होता है, देखिए वर्ग की प्रत्येक जो अंतःकोण होते हैं, ठीक है, इन भुजाओं की जो अंतःकोण होते हैं ये सर क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। कितना होते हैं, 90 डिग्री। ओके, ये जो हमारे कोण होते हैं कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। और आयत भी क्या, आयत के सर जो ये हमारे भुजाओं पर बने जो अंतःकोण होते हैं, ठीक है,
90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। देखिए इन दोनों आकृतियों के सर कोण तो बराबर होंगे, और जैसा कि हमारा कोण वाला तो सर क्या हो गया, कंडीशन फिक्स हो गया, ठीक है, कंडीशन फुलफिल हो रहा है। परंतु दूसरा वाला सर जो कंडीशन है उसको सेट करते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात। देखिए जैसा कि सभी को पता होगा कि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती हैं, समान होती हैं, परंतु आयत की जो भुजाएं सर क्या होती हैं, लंबाई और चौड़ाई क्या होती है सर, अलग अलग होती हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये क्या होंगे, बहुभुज। कहने का मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो हमारी आकृतियां हैं, जो ये दोनों बहुभुज आकृतियां हैं, ये समरूपता की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही हैं, इसलिए ये दोनों समरूप आकृतियां नहीं हैं। कोई बात समझ में आई? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। देखिए आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, देखिए इनकी, इसको यहाँ से हटा दीजिए। देखिए देखिए इनकी भुजाओं का अनुपात देखिए 21 पॉइंट, ये क्या है सर, 4.2 है। देखिए कोई भी भुजा का अनुपात ले लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं 2.1 अपान, और ये क्या हो जाएगा 2.2 अर्थात 4.2, ये हमारा हो जाएगा 4.2। सर इसको हम चेक करेंगे। देखिए ये पॉइंट से पॉइंट कटेगा, पॉइंट से पॉइंट, अर्थात 21 दूना 1/2 देखिए सर इसमें क्या है कि इसकी जो भुजाओं का अनुपात है, ठीक है, भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, देखिए जो हमारा बहुभुज, जो समरूप होने की हमारी जो कंडीशन होती है बहुभुजों में, देखिए संगत भुजाओं का अनुपात तो सर समान है, ये तो हमने देखा, परंतु सर इनके जो कोण होंगे, ठीक है, पहली वाली कंडीशन, देखिए दोनों कंडीशन जब फुलफिल करेगी तभी हमारा क्या होगा, वो जो दोनों आकृतियां होंगी वो समरूप आकृतियां कहलाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें देखते हैं, देखिए ये हमारा क्या है सर, वर्ग है, जैसा कि सभी भुजाएं क्या है सर, बराबर होती है ना। देखिए इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और साथ में इसके प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होते हैं। परंतु सर ये हमारा कौन सा चतुर्भुज है, ये सर इसकी भी भुजाएं सभी बराबर है। देखिए वर्ग की तरह कौन सा एक अन्य चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है ना, सभी को पता होगा, यदि न पता रहा होगा तो ये आ गया होगा। देखिए एक कैसा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। देखिए वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सम चतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु वर्ग के क्या होते हैं, अंतःकोण सर क्या होते हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री होते हैं, परंतु जो हमारा सम चतुर्भुज होता है इसके प्रत्येक भुजाओं पर जो अंतःकोण होंगे, ठीक है, इसके प्रत्येक अंतःकोण क्या होंगे सर, 90 डिग्री नहीं होंगे, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि वर्ग और समचतुर्भुज की, ये हमारा क्या है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ये हमारा क्या है सर, वर्ग है, तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होंगी, वर्ग की भी सभी भुजाएं क्या होती हैं सर, बराबर होंगी, परंतु इसके कोण क्या होंगे सर, भिन्न होंगे, इसलिए ये समरूपता की कंडीशन को फुलफिल नहीं करना है, ठीक है, इसलिए समरूप आकृतियां नहीं होंगी। तो आइए देख लेते हैं कि हमारा, देखिए इस पर आधारित, इस पॉइंट पर आधारित कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व कराने की, बशर्ते पहले हम क्या करेंगे, अपने सिलेबस को खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, प्रत्येक कंसेप्ट को समझेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद सर क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, देखिए हमारा एक पॉइंट है, देखिए हमारा स्टार है, हैज लगा देते हैं। देखिए सभी समबाहु त्रिभुज सदैव क्या होंगे सर, समरूप होंगे। याद रखिएगा कि सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, वो समरूप होते हैं। यदि सर समरूप होते हैं तो इसको प्रूव करके दिखाइए कि किस कंडीशन में या किस दिशा दशा में सर ये समरूप होंगे। देखिए जैसा कि समबाहु और जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं सर, समान होती हैं। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, जैसा कि हम जब तुलना करते हैं समरूपता की, दो आकृतियों को लेते हैं समान, दो आकृतियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। देखिए समरूपता की कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन क्या है हमारी, संगत कोण समान हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात, अर्थात ये वाली भुजा लेंगे तो ये वाली भुजा लेंगे, ये वाली भुजा लेंगे तो ये वाली भुजा लेंगे, ये वाली भुजा लेंगे तो ये वाली। देखिए मैं छोटी से छोटी चीज़ों पर भी ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी बच्चा, मेरा भाई या बहन
वंचित ना रह जाए, सभी को समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं। देखिए हाँ, समबाहु त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का जो अंतःकोण होते हैं सर कितने होते हैं, 60 डिग्री के। ओके, 60 डिग्री। वो चित्रभुज चाहे जितना बड़ा हो जाए, परंतु उसके अंदर का जो सर एंगल होगा ना, वो कितने डिग्री का होगा सर, 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, पहली कंडीशन सर हमारी फुलफिल हो चुकी है। दूसरी कंडीशन क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात। देखिए ए बी पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू, देखिए ए सी अपान पी आर, ठीक है, और बी सी अपान क्यू आर। देखिए इनकी भुजाओं का रेशियो निकालिए। देखिए 3/6, 3/6। देखिए हमारी इन भुजाओं को हमने कितना माना सर, 6 माना है। ठीक है, तो संगत भुजाओं का क्या होना चाहिए, अनुपात भी बराबर होगा, तभी ये समरूप आकृतियां कहलाएंगी। ठीक है, देखिए इनका अनुपात निकालिए। देखिए 3 दूनी 6, 1/2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बराबर में जो हमारा अनुपात प्राप्त हुआ, बराबर क्या हुआ सर, समान प्राप्त हुआ। मतलब बराबर में सभी मान क्या है सर, बराबर है। ठीक है, इक्वल है। तो इस आधार पर हमारा समरूप त्रिभुज, जो हमारा समबाहु त्रिभुज है, ये सर कैसा त्रिभुज, हमेशा त्रिभुज होगा, समरूप त्रिभुज होगा, हमेशा, सदैव। ठीक है, सदैव कैसा त्रिभुज होगा, समरूप त्रिभुज होगा। क्यों, क्योंकि भाई इसके कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। और भुजाओं का सर, जैसा कि इसमें दूसरा नियम हमारा क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात भी सर क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए क्या है सर, हमेशा समबाहु त्रिभुज होंगे। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं भैया, कभी नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, देखिए, और इसका भी भैया स्पष्टीकरण दे देते हैं। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि देखिए समद्विबाहु, यदि हम ये हमारी भुजा ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए, ठीक है, और ये दूसरा त्रिभुज में इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर कर दें। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा 9th में एक प्रमेय है त्रिभुज में, यदि कोई दो भुजाएं जब आपस में बराबर हो जाती हैं तो उनके आमने सामने के कोण क्या होंगे सर, बराबर होंगे। जब सर ये कोण मान लीजिए 85 है, ये 85, तो सर ये वाला कोण क्या होगा सर, ये वाला अलग नहीं हो जाएगा। तो पहली कंडीशन सर फेल। ठीक है, पहली कंडीशन फेल। चलिए ठीक, ये 85, ये भी 85 हो गया, ये भी 85, पर इसमें क्या कहा है कि संगत कोण समान होने चाहिए। कहने का तात्पर्य है कोण कोण जो हमेशा होंगे क्या होंगे, देखिए कुछ भी हो सकता है। अब ये मत कहिए कि 85 तो घटा के 180 से निकाल लेंगे। ठीक है, ये कोण कुछ भी हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा समबाहु त्रिभुज होगा, दो भुजाएं क्या होंगी, समान हो सकती हैं दो कोण, परंतु हमारा चलिए कोण समान होंगे तो एक हमारी जो अन्य भुजा होगी, ये वाली भुजा होगी, ये भुजा कहाँ समान होगी, तो ये भुजा सर क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की जो कंडीशन होती है वो इन दो पॉइंटों को क्या करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है, इसलिए सर ये समरूप त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो सर जो हमारे नए व्यूअर्स हों, ठीक है, पधारे हैं हमारे इस चैनल में, चैनल को सर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मज़ा आया हो तो जो हमारा लाइक वाला पॉइंट है सर, उसको लाइक अवश्य करिएगा। देखिए इसमें क्या जाता है यार, आपका क्या कोई नुकसान नहीं होगा, किसी का भला ही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, जिन्होंने मेरा ये त्रिभुज की जो सीरीज प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, यदि आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें हमने थेल्स की थ्योरम को सर एक बार पढ़ा दिया है। ठीक है, इसको करवा दिए हैं, और जैसा कि हमें लगा कि इसको फिर से करवा दिया जाए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं सर, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए सर इसको थोड़ा आज फिर से देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा फिर से पढ़ते हैं जानकारी। देखिए हमारी जो 6.1 प्रमेय प्रश्नावली 6.1 की जो हमारी एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, इसको आप लिख सकते हैं, प्रमेय नंबर 1 दे सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करिए, प्रमेय नंबर 1, ये 6.1 प्रश्नावली 6.1 का ही जो भी हो, 6.1 या 6.2 का प्रश्नावली का हमारी जो थ्योरम
हम क्या करेंगे सर, थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता ही होगा या नहीं पता है तो आप जान लीजिए, जो हमारे थेल्स साहब थे वो कहाँ के थे, एक जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये क्या थे, जर्मन वैज्ञानिक गणितज्ञ थे। तो सर थेल्स थ्योरम को देखिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के नाम से भी जाना जाता था, यह जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही बताया था कि समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, देखिए जैसा कि हमारा ये क्या है, इसको मैं अभी प्रूव भी करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि कैसे इनके जो कोण होते हैं आपस में समान होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया भाई, ए बी सी डी और ई। अभी इसको हम प्रूव करने वाले हैं। इन्होंने बताया था कि जो समान कोणिक, ठीक है, देखिए ये हमारा त्रिभुज एक हो गया ए डी ए। ठीक है, और एक त्रिभुज हमारा देखिए बड़ा वाला ए बी सी। तो इनके जो ये कोण होते हैं किस तरह से बराबर होते हैं। ठीक है, कैसे बराबर होते हैं, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, तो ये कोण इसके बराबर, अर्थात त्रिभुज ए बी सी का कोण ए और त्रिभुज ए डी का कोण क्या होगा, दोनों एक ही कोण है, अर्थात कोण ए बराबर कोण ए। ठीक है, तो ऑलरेडी ये बराबर होंगे। तो इनके कोण सर किस तरह से आपस में बराबर होते हैं, अर्थात ये संगत कोण ही कहलाते हैं ना। तो इसकी हम चर्चा करेंगे, इसको प्रूफ के साथ देखेंगे। आइए देख लेते हैं। देखिए जैसा कि समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है सर, समान होता है या समानुपाती होता है। हमारे थेल्स साहब ने क्या कहा था सर, ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। ठीक है, आधारभूत समान अनुपातिक प्रमेय, थेल्स प्रमेय को ये अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जैसा कि इनका स्टेटमेंट था, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, ठीक है, अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सर यदि हमारा ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज की भुजाएं इनके ए बी सी को मान लीजिए कि किसी भी भुजा के समांतर, ठीक है, चाहे आप ए सी के समांतर इस तरह की लाइन खींचिए, ठीक है, या ठीक है, या आप ए बी के समांतर, ठीक है, सी से भुजा सी से ए बी के समांतर रेखा खींचिए, या आप बी सी के समांतर ऐसे रेखा खींचिए। मुझे बात समझ में आई, आप कहीं से भी चलिए, कोई समस्या नहीं, थेल्स साहब जी ने बोला था। जैसा कि मेरे जो नए भाई बहन होंगे या जो पढ़ चुके होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग यहाँ पहली बार जोड़ रहे हैं उनका भैया और क्लियर हो जाएगा। देखिए सीख लेंगे। देखिए हमारा क्या हो गया सर, ए बी सी, जैसा कि इनकी जो भैया इनका स्टेटमेंट क्या था कि किसी भुजा के समांतर, मान लीजिए हम बी सी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं, और अन्य दो इस भुजा के भैया अलावा जो हमारी ए बी भुजा और जो हमारी ए सी भुजा है, इस भुजा के कहीं किसी बिंदु पर कोई भैया बिंदु मान लेते हैं, मान लीजिए डी और ए, क्या करते हैं कि कोई रेखा खींचते हैं तो क्या होता है, या दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है कि एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं, ठीक है, ये दो अन्य भुजाएं ए बी और ए सी क्या करती हैं सर, एक समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, इनका स्टेटमेंट था। कहने का तात्पर्य इनका क्या था सर, देखिए ये रेखा खींचा किसी भुजा के समांतर, हमने बीसी भुजा के समांतर खींचा, डीई समांतर बीसी के, अर्थात हमारे डीसी समांतर किसके होगी, डीई समांतर बीसी के। तो सर इसमें क्या होता है, जब ये समांतर हो जाएंगी तो इनकी जो भुजाएं, दो अन्य भुजाएं होंगी सर, क्या हो जाएंगी, ए डी अपान डी बी के, ठीक है, ए डी अपान डी बी के और ए ई अपान ए सी के प्राप्त हो जाता है। सर ये थेल्स साहब जी का ये स्टेटमेंट था। ठीक है, इनका जो स्टेटमेंट था यही था, ठीक है, कि कोई त्रिभुज हो, उस त्रिभुज के समांतर कोई रेखा खींचिए और
जो अन्य दो भिन्न भिन्न भुजाएं हैं उन भुजाओं के, ठीक है, उन भुजाओं के किसी भी बिंदु पर, ठीक है, वो रेखा प्रतिच्छेदित जब करेगी तो क्या होगा कि वो रेखा किसके समांतर होगी, किसी रेखा के, किसी भुजा के समांतर, तो ये हमने खींचा था। तो होगा क्या कि इसकी जो दो अन्य भुजाएं हैं वो समान अनुपातों में क्या होंगी सर, विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रहा इनका स्टेटमेंट। तो इसको हम सर क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, दिखाएंगे किस तरह से ये भैया आता है ना। तो आप लोग इसको भैया नोट डाउन कर दीजिएगा, फिर हम चलते हैं। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं, इसको नोट डाउन कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए जैसा कि हमें सर क्या करना है, थेल्स की प्रमेय को प्रूव करना है। ठीक है, कि कैसे AD अपान DB AE अपान EC भैया आता है। और जैसा कि थेल्स साहब ने बताया था और उनके स्टेटमेंट में, उनके कथन में हमने पढ़ा भी था कि कोई भी त्रिभुज, ठीक है, कोई भी त्रिभुज क्या होता है, जब किसी भी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाता है, ठीक है, तो उस त्रिभुज में क्या होता है, जो अन्य दो भुजाएं होती हैं, ठीक है, दो अन्य जो भुजाएं होती हैं उन भुजाओं के किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर क्या होती है सर, वो रेखा प्रतिच्छेदित करती है। जब प्रतिच्छेदित करती है तो वो जो दो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, जैसा कि भैया थेल्स साहब ने ये बताया था। ठीक है, अर्थात AD अपान DB के AE अपान EC के। सर इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। हाँ, और उन्होंने बताया था कि DE रेखा, ये हमारी क्या है, DE जो हमारी रेखा है, DE रेखा ये किसके समांतर होगी सर, BC के समांतर। ठीक है, जब DE रेखा BC के समांतर होगी तभी तो ये कंडीशन सर उत्पन्न हो जाती है जो थेल्स जी ने बताया था। ठीक है, ओके। और इस पर आधारित क्वेश्चन भी मैंने पहले भी करवाया था, बशर्ते इस पर आधारित जितने क्वेश्चन है प्रश्नावली में, हमारे प्रश्नावली में सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसके जस्ट बाद। तो हमने सर कुछ रचना किया है कि इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए D से AE पर सर एक लंब डाल दीजिए, ओके। और देखिए बिंदु E से इसको पीछे करिए, ऐसे आगे बढ़ाइए AD भुजा पर। देखिए त्रिभुज ADE में AD भुजा पर यहाँ पर भी एक लंब डाल दीजिए। ठीक है, अभी ये सब समझ में आ जाएगा। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या कर रहे हैं, इधर उधर खिंचा रहे हैं, अभी सारा क्लियर हो जाएगा हमने इसको क्यों माना। देखिए, और बिंदु D से C को मिला दीजिए और बिंदु B से आप क्या करिए, E को मिला दीजिए। ठीक है, हाँ, और इसी को मैंने, हाँ, इस पे आप कुछ क्या करिए, मान लीजिए यहाँ पे आप n मान लीजिए और इसको आप क्या करिए, m मान लीजिए। आप सुविधा के अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने, देखिए हमें रचना करना पड़ेगी। देखिए आप जब बोर्ड में, देखिए इसमें किया कुछ एक्स्ट्रा, आप इतना ढेर सारा मत देखिए। कुछ लोग होंगे ना कि हमारे बच्चे की सर क्या लिखे इतना ढेर सारा। देखिए इसमें जो लिखा गया है बस उसी को हमने, आप अपनी सुविधा अनुसार इससे भिन्न भी रचना कर सकते हैं जो, ठीक है। देखिए जो हमें तो रचना सर करना ही पड़ेगा। बोर्ड में आप क्या करिएगा, जस्ट इसी तरह आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप इस तरह जब किसी भी थ्योरम को प्रूव करके बताएंगे तो सर इसका इफेक्ट एग्जामिनर पर बहुत अच्छा पड़ता है। ठीक है, और नंबर आपके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, रचना में हमने क्या दिया है, रचना किया है। देखिए B को बिंदु E से जो लिखा गया उसी तरह इसको हमने यहाँ पे छाप दिया भैया। आप अपने अनुसार समझ के कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए B को बिंदु E से, देखिए B को E से मिला दिया और D को C से मिला दिया। वही चीज़ तो सर यहाँ पे लिखा गया है। देखिए B को E से तथा D को C से मिलाया। ठीक है, ये तो हमने किया यहाँ पे। देखिए बिंदु D से, देखिए बिंदु D से भुजा AE पर, देखिए भुजा AE पर सर ये क्या किया गया है, लंब डाला अर्थात DN खींचा, ओके। तथा बिंदु E से भुजा AD पर क्या किया सर, लंब डाला और सर क्या किया हमने, EM खींचा। ठीक है, मजा आया। देखिए अब चलते हैं, अब हमें प्रमाण देना है या
आप उपपत्ति लिख सकते हैं यहाँ, या यहाँ पे आप प्रमाण भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रमाण लिख सकते हैं या उपपत्ति, जो आपको सुविधा लगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं, देखिए बोर्ड छोटा होने के कारण यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं समाहित नहीं कर सकता, इसलिए आप क्या करेंगे, इसको पॉइंट टू पॉइंट जो मैं लिखाता जाऊँ आप समझते चलिएगा, और उसको हम सर देखेंगे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए उपपत्ति में हमें क्या लिखना है कि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, शायद सभी लोगों को पता होगा, कोई भी सर त्रिभुज होता है, मान लीजिए हमारा ये समकोण त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई हो गई सर, इसका ये आधार हो गया, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, ये सभी को पता होगा, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक सा था, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है कि हमें पता होना चाहिए ना कि भैया क्षेत्रफल लिखेंगे किसी भी त्रिभुज का तो किस आधार पर हम लिखेंगे, ये पता होना चाहिए ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट डाउन किया। तो देखिए अब हम देखते हैं। देखिए अब हम क्या देखेंगे सर, त्रिभुज ADE में, ठीक है, हम क्या देखेंगे कि त्रिभुज ADE में, ठीक है, त्रिभुज ADE में, ठीक है, त्रिभुज ADE में इसी का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ए, तो आप डायरेक्ट लिखिए में, देखिए त्रिभुज AD का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ADE में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। हाँ यहाँ पे सर सबसे बड़ी समस्या होती है ना कि आधार क्या रखेंगे और ऊंचाई क्या रखी जाएगी, ठीक है। जैसा कि देखिए हम किधर से चल रहे हैं सर, इधर चल रहे हैं, इस भुजा को हमें क्या करना है, विभाजित करना है, ठीक है। ADE में इधर से चल रहे हैं ना, देखिए ADE में, देखिए हम आधार क्या रखेंगे, हम आधार सर क्या रखने वाले हैं, देखिए ये हमारी क्या है सर, ये त्रिभुज, थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं इसको समझाने के लिए, थोड़ा समझिएगा। देखिए ये हमारा त्रिभुज क्या है, ADE, ठीक है। देखिए ADE में यहाँ से देखिए इस पर लंब क्या है सर, AD पर लंब है ना, ये देखिए AD पर लंब, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, आधार। तो इस त्रिभुज की ADE इस त्रिभुज की सर ऊंचाई, जो देखिए किसी भी त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, यही तो ऊंचाई है। देखिए इस त्रिभुज ADE की ऊंचाई का भैया क्या है, ई से यम, EM ही तो होगी ऊंचाई, यहाँ पे हमने इसको यम माना है, तो EM सर क्या हो जाएगी ऊंचाई, और इसी को हमने क्या डाला है, इस भुजा पर AD पर क्या सर डाला है, लंब डाला है। तो सर ये हमारी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी सर, ये तो हमारा आधार हो गया, कौन, ये हमारा इस त्रिभुज AD का आधार क्या हो गया सर, AD हो गया, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी सर, EM। तो यही इसी को सर तो यहाँ पे रखना है। देखिए इसका आधार क्या हो जाएगा सर, AD हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, EM, क्या हो जाएगा, EM। इसको आप समीकरण फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है। ये बात समझ में आई, उम्मीद है कि समझ में आई होगी। देखिए ADE में ये हमारी EM सर क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, और हमारा आधार क्या हो गया इस त्रिभुज का, क्या हो गया सर, AD हो गया, क्योंकि हमें इस त्रिभुज को सर, इस त्रिभुज की जो ABC की सर जो भुजा AB है, इसी को सर हमें विभाजित करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ आइए, देखिए अब क्या करेंगे, त्रिभुज त्रिभुज DEB में, देखिए अतः अतः त्रिभुज, ये तो यहाँ आप थोड़ा सा लिख लीजिए कि पता चले ना कि हाँ क्या भैया किस त्रिभुज में किस भुजा को हमने बंटवारा किया है, कि त्रिभुज त्रिभुज ADE में, इसको अपने से आप लिख सकते हैं, ना लिखे भी तो कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए कि ये प्रक्रिया हमने भैया इसमें किया है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज देखिए DBE में, त्रिभुज DBE में, अर्थात क्या हो जाएगा, त्रिभुज DBE का
क्षेत्रफल। ओके सर, क्या अब हम डायरेक्ट मान रखेंगे, देखिए 1/2। देखिए आधार क्या होगा इसका, देखिए ये क्या हो जाएगा सर, आधार इसका डी ई बी का आधार क्या हो जाएगा, क्या आधार इसका आधार क्या हो जाएगा सर इस त्रिभुज का, डी बी हो जाएगा, है ना, आधार डी बी ही तो होगा। देखिए डी बी हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, इसमें हमें क्या रखना है, ऊंचाई डी बी ई। सर त्रिभुज डी बी ई में क्या होगी सर, इस त्रिभुज डी बी ई की सर ऊंचाई क्या होगी, सबसे बड़ी तो समस्या यही आती है ना। देखिए ऊंचाई सर इसी को हम रखेंगे। देखिए अब जैसा कि मान लेते हैं, देखिए हमारा जो त्रिभुज ये बन रहा है, देखिए ऐसा कुछ है सर, ऐसा है, इसको समझिए थोड़ा सा, देखिए कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, कुछ समझ में आ रहा है किस तरह का है। देखिए कुछ हमें ये अधिक कोण त्रिभुज टाइप का कुछ दिख रहा है ना। तो जैसा कि इसका जो, यदि हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई निकालेंगे, यदि इसकी ऊंचाई सर निकालेंगे कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अर्थात इसका जो एंगल 90 डिग्री का वाला जो सर एंगल होता है इस त्रिभुज के बाहर बनता है। इसलिए सर इस त्रिभुज की जो डी बी ई की सर जो ऊंचाई हम मानेंगे, किसको मानेंगे, इसी को मानेंगे ई एम। या तो आप सीधा सीधा कंफ्यूज मत होइएगा कि जब इस भुजा का जब बंटवारा करते हैं त्रिभुज ए डी ई में, ऊंचाई क्या लेंगे सर, हम ई एम लेंगे, ई एम लेंगे, इसमें ई एम दिए। इसी तरह जब त्रिभुज डी बी ई में देखेंगे तो आधार तो एक बार हमारा ये हो गया है ना, ए डी ई का आधार तो ये हो गया, हमारे समझ में आया। तो सबसे बड़ी समस्या इसकी ऊंचाई और आधार लेने में होती है। तो आप आधार डी बी को मानेंगे परंतु इसकी ऊंचाई इसी को मानेंगे, क्या हो जाएगा सर, ई एम हो जाएगा। इसको समीकरण आप सेकंड मानेंगे। कुछ बात समझ में आई। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण, ठीक है, समीकरण 1/2 करेंगे। अतः अब क्या करेंगे, समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 करने पर अब माइंड में भैया आना चाहिए कि सर अनुपात में क्यों कर रहे हैं, इनको हम अनुपात में क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अनुपात में बचवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो सर हमें सिद्ध करना है कि जो हमारी ये त्रिभुज, ये हमारा एबीसी जो त्रिभुज है, इनकी सर भुजाओं का जो अनुपात क्या निकालना है सर, डी बी, ठीक है, ए डी अपान डी बी इक्वल ए ई अपान सर ए सी। जब सर इनका अनुपात निकालना है, जब अनुपात नहीं करेंगे तो सर इनका अनुपात कैसे निकलेगा, क्या सर गुणा करने पर निकलेगा, गुणा करने पर भी निकलेगा, परंतु हमें क्या करना है, हमें सिद्धांत के अनुसार चलना है। क्योंकि आप गुणा करके निकालेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, फिर बाद में जो अगली कंडीशन निकालेंगे, इधर से चलेंगे, इस भुजा को का बंटवारा करेंगे, विभाजित करेंगे, तब भी दोनों भुजाओं को गुणा करना पड़ेगा, फिर बाद में दोनों को तुलना करेंगे, तब उसका अनुपात निकाल लेंगे। परंतु हमें क्या करना है, ये प्रक्रिया न करना पड़े या 2-4 लाइन न बढ़ाना पड़े एक्स्ट्रा, आप यही इस थ्योरम के अनुसार ही चलिए, ठीक है। जो इसमें अनुपात के रूप में दिया गया है मानों को, आप क्या करिए, इनका अनुपात ही निकालिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। बशर्ते जो कहा गया सर उसी के अनुसार हम चलेंगे। तो समीकरण 1 समीकरण 2 करने पर, ठीक है। तो जैसा कि हमारा समीकरण सर फर्स्ट क्या है, देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या कहा गया है, देखिए त्रिभुज ए डी ई का सर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल अपान क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी बी ई का, देखिए ध्यान से देखते रहिएगा क्या क्या किया जा रहा है, बस वही प्रक्रिया आपको पकड़ के चलना है। अब देखिए त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला था, 1/2, ओके, ए डी इंटू ई एम अपान 1/2 क्या हो जाएगा सर, डी बी के इंटू, ठीक है, ई एम। बस इसको भैया क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई। और हमारा ये सर 1/2 और 1/2 साहब चले जाएंगे, तो हमारा क्या इसमें भैया प्राप्त होगा, ए डी अपान डी बी के, ठीक है। बस आपको यहाँ पर यहाँ तक सोचना है, स्टार्टिंग में जो भूमिका देना है उसको आप अच्छी तरह से लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे सर, इसका क्षेत्रफल ही तो निकालना है,
और क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे, इन भुजाओं का बंटवारा किस तरह से करेंगे, बस आपको स्टेप बाय आपको समझते चलना है, ठीक है। अपने आप दिमाग में सर बैठ जाएगा। इसको हम देंगे समीकरण ए का नाम देंगे, ठीक है, समीकरण ए मानिए। अब क्या करेंगे भैया, पुनः देखिए इस भुजा का तो हमने सर विभाजन किया तो AD/DB प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, अब इधर से चलेंगे, देखिए फिर पुनः त्रिभुज ADE में अब इधर से चलेंगे, ठीक है, पुनः। तो ये तो आप क्या करेंगे, आप क्या करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं जो प्रक्रिया यहाँ भी करना है सर यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग इसको ये नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम आगे चलते हैं। हाँ हो गया, तो आइए देखते हैं। देखिए पुनः त्रिभुज AED में या तो आप ADE लिखिए या AED लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम त्रिभुज ADE में ही लिख रहे हैं। देखिए त्रिभुज ADE का सर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बता दीजिए। देखिए अब अभी तक तो हमने सर इधर से चला था, पुनः इसी त्रिभुज में अब हम इधर से चलेंगे, क्योंकि इस त्रिभुज का सर बंटवारा करना है। मतलब इस त्रिभुज ABC में AE भुजा AE और EC का बंटवारा करना है, ठीक है। तो AD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। आधार क्या होगा सर, इधर से चलना है तो हमारा आधार सर क्या होगा, AE। पहले क्या था, AD था, अब हमारा आधार क्या होगा, AE। तो AE हो जाएगा। सर ऊंचाई क्या हो जाएगी, जैसा कि त्रिभुज ADE इधर से चल रहे हैं तो इसका शीर्ष, इस त्रिभुज ADE का शीर्ष हम किसको मानेंगे, D को मानेंगे। तो सर इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, DN हो जाएगी, ठीक है। इस त्रिभुज ADE की ऊंचाई AE से चलेंगे तो बिंदु D किस पर लंब, भैया AE पर लंब है ना, तो इस त्रिभुज AD की जो ऊंचाई हो जाएगी DN हो जाएगी। बात समझ में आई। इस त्रिभुज को आप त्रिभुज नंबर 3 दे, इक्वेशन नंबर, इस जो हमारा ये मान प्राप्त हुआ है इसको आप समीकरण 3 मानिएगा, ठीक है। अतः क्या करेंगे सर, अतः त्रिभुज, देखिए अब क्या करेंगे, पहले तो हमने DBE में देखा था, अब क्या करेंगे त्रिभुज ECD में, ठीक है। अतः त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज, अतः त्रिभुज ECD में, ठीक है, ECD में देखिएगा, देखिए EC ये है ना आपका, पहले तो हमने भैया इसको देखा था, ये वाला, ये वाला मत देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं सर। देखिए ECD में, ठीक है, ECD में त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 1/2। आधार क्या होगा सर, EC होगा इसमें, ठीक है, इस त्रिभुज का आधार EC हो जाएगा, परंतु ऊंचाई क्या होगी सर, ऊंचाई यही होगी, क्या होगी, इस भुजा में चल रहे हैं ना, तो हमारी सर इस त्रिभुज ECD की ऊंचाई क्या हो जाएगी सर, DN हो जाएगी, DN ही लेंगे, ठीक है। इतना आप समझ के चलिएगा, ओके। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये ऊंचाई बार बार हम क्यों ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे सर, जैसी प्रक्रिया सर पहले हमने किया था, इसको स्टेप बाय समझिएगा। पहले जब सर हमने इधर से देखा था तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाला था और आधार AD को माना था, ऊंचाई हमारी DN हो गई थी, EM हो गई थी ना, इसकी ऊंचाई EM, लंब किस पर लंब है, AD पर लंब है ना, तो इसकी ऊंचाई क्या हम माने थे, EM माने थे। अब सर इधर चल रहे हैं ना, तो इसकी ऊंचाई सर क्या मानेंगे, DN मानेंगे, और आधार हमारा क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। इसी तरह त्रिभुज ECD में इसका सर आधार क्या हो जाएगा, EC, और सर इसकी ऊंचाई, देखिए दोनों कंडीशन में, ठीक है, दोनों कंडीशन में ADE का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, इधर से चलेंगे तो ऊंचाई ये वाली लेंगे, और जब इधर से चलेंगे तो ऊंचाई क्या लेंगे सर, DN लेंगे, DN, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे इसको रखा। त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी ऊंचाई सर यही लेंगे, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी हम सर ऊंचाई DN ही लेंगे। दोनों कंडीशन में ऊंचाई क्या लेंगे, DN।
और इधर चलेंगे तो ऊंचाई क्या लेंगे, EM EM EM, ठीक है। ये हमारे माइंड में चलना चाहिए। इस ये समझिएगा, ये सर स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 है। और जो हमने पहले निकाला था, ठीक है, सॉरी, वो स्टेप नंबर उसको आप फर्स्ट मानिएगा। देखिए समझ कर चलिए, बस कैलकुलेशन इसमें करना है सर। जैसा कि हमारा समीकरण फर्स्ट में ये प्राप्त हुआ था AD/DB के। अब क्या करेंगे, समीकरण अब समीकरण थर्ड अपान समीकरण सर क्या करेंगे, फोर्थ करेंगे। क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। देखिए जो यहाँ पे हमने लिखा है जस्ट उसी को हमने, ठीक है, समीकरण थर्ड बाई समीकरण फोर्थ करने पर आप लिख लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे आप लिख दीजिएगा समीकरण थर्ड बाई फोर्थ करने पर, उसके बाद इसको लिखिएगा। हाँ, क्या हो जाएगा, समीकरण हमारा थर्ड क्या है, 1/2 AE अपान और AE इंटू DN अपान 1/2 EC इंटू DN। देखिए जो कट रहा है उसको आप क्या कर देंगे भैया, काट देंगे। देखिए DN से DN उड़ गया, 1/2 से 1/2 उड़ गया। क्या बचा हमारा सर, AE अपान EC के, ठीक है। इसको समीकरण नंबर हम B देंगे। कुछ बात समझ में आई? देखिए आपको ये सर समझ में आया कि नहीं? ये हमारा पहला स्टेप था। स्टेप नंबर आप स्टेप के रूप में समझिए किसको। स्टेप हमने कैलकुलेशन किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, AD/DB के, ठीक है। और स्टेप दूसरा हमने किया तो हमें सर क्या प्राप्त हुआ, AE/EC के। इतना समझ में आया? देखिए अब हम कहाँ चलेंगे भैया, हाँ, जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने कुछ लिखाया था ना, एक नोट लिखवाया था आप लोगों को। देखिए नोट आप याद करेंगे, क्या लिखाया था कि कक्षा 9 में, ठीक है, कक्षा 9th में एक प्रमेय है, एक क्या है सर, प्रमेय है। कौन सी प्रमेय है सर? देखिए कक्षा 9 में एक प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी दो समांतर रेखाएं होती हैं, जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच में क्या कोई त्रिभुज बनता है, ठीक है, ऐसे कोई त्रिभुज बनता है, ठीक है, मान लीजिए ये इसका आधार पर मान लेते हैं, ये क्या है सर, त्रिभुज है, ठीक है। जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई एक या एक से अधिक त्रिभुज बनते हैं, सॉरी, जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच में एक या एक से अधिक त्रिभुज बनते हैं, परंतु उन त्रिभुजों के आधार क्या हो सर, समान हो, ठीक है, परंतु उन त्रिभुजों के क्या हो सर, आधार समान हो, तो इन त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कितने भी त्रिभुज बना दीजिए, ठीक है, यहाँ आप जितना चाहें मर्जी चाहे उतने त्रिभुज बना दीजिए, ओके, जितना मर्जी चाहे उतने त्रिभुज आप बना सकते हैं। ऐसे बना दिया भैया, उसके बाद क्या करें आप, ऐसे बना दीजिए, अब फिर एक ऐसा बना दीजिए, जितना मन चाहे उतना बना दीजिए। परंतु सर देखिए इनके आधार क्या है, ये A है, ये B है, देखिए आधार क्या है, समान है, ये DEF, ठीक है। इन त्रिभुजों के जो सर आधार क्या है, समान है, तो सर इनके जो क्षेत्रफल होंगे, ठीक है, इन दो रेखाओं के बीच में ये बनने वाले जो त्रिभुज हैं, किस कंडीशन में है सर, इनके आधार क्या है, समान होंगे, समान होते हैं, तो क्या होता है सर, इनके क्षेत्रफल समान होते हैं, ठीक है। एक अच्छा भैया 9 की प्रमेय है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आइए इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैंने इसको लिखवाया भी है कि कक्षा 9th में, ठीक है, एक सर प्रमेय होती है, आप लोग उसको पिछले वाला सर लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने इसको लिखाया है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट मान रखूँगा, ठीक है। चलिए लिख लेता हूँ कि कक्षा 9th से क्या होता है, जब किसी भी, देखिए यहाँ पे DE रेखा किसके समांतर है सर, B है यहाँ पे,
कि डी ए रेखा हमारी किसके समांतर है, BC के। जब BC के समांतर, देखिए एक त्रिभुज हमारा क्या बन रहा है, देखिए एक त्रिभुज हमारा जो है, देखिए त्रिभुज DEB बन रहा है, ठीक है। त्रिभुज हमारा DEB बन रहा है, और क्या है, देखिए त्रिभुज ECD बन रहा है, त्रिभुज ECD बन रहा है। तो सर इनके जो क्षेत्रफल होंगे, ठीक है, बराबर ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। क्या होगा सर, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कक्षा 9 से, ठीक है, कक्षा 9 से भैया ये प्रमेय है, ये लगभग 9.2 आप देख लीजिएगा, प्रमेय नंबर 9.2 की ये प्रमेय होती है। ये क्या प्रमेय होती है कि किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं के बीच में ऐसे एक या एक से अधिक जब त्रिभुज बनते हैं और हाँ, परंतु उनके क्या हो, आधार समान होते हैं, तो सर उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं सर, समान होते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ, मैंने इसके पहले इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में इसको सर मैंने बताया भी है, वहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, उसको कंठस्थ कर लीजिएगा। बस इसका सॉल्व, इसका सर यहाँ हमें दिखाना पड़ेगा ना कि सर अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे। देखिए अब यहाँ पे आइए, देखिए समीकरण ए में देखिए और समीकरण बी में देखिए। देखिए त्रिभुज AD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे देखिए त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्या है, DBE का क्षेत्रफल। किसी भी तरह सर किसी एक को हटा दिया जाए तो सर ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो समीकरण फर्स्ट बी या बी या ए को हम क्या करेंगे सर, इसकी तुलना कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा सर, AB अपान DB के बराबर AE अपान EC के प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं सर, देखिए त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। तो आप क्या करिए, इसको चेंज कर दीजिए, ECD के स्थान पर इसको रख दीजिए, यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण बी में, ठीक है, बी समीकरण बी में क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा, या तो आप लिख देंगे, यहाँ पे लिखिएगा डायरेक्ट कक्षा 9th से, ठीक है, कक्षा 9th से। ये कक्षा 9th से क्या उठा रहे हैं, कक्षा 9 से इतना भर दिख दीजिए, हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। कक्षा 9 से चूंकि त्रिभुज AD का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कक्षा 9 से, इसलिए, ठीक है, क्या यार, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, चूंकि कक्षा 9th से, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज, देखिए त्रिभुज AD का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। इसको हमें क्या करना है, हटाना है, तो इसके बराबर आप इसको रख दीजिए, तो हो जाएगा त्रिभुज AD का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, AE अपान क्या हो जाएगा सर, इसी के। हमारा समीकरण कौन था, बी, ठीक है, कक्षा 9 से या कक्षा 9 से। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा कि हमारा ये जो त्रिभुज होते हैं, ठीक है, DEB और ECD क्यों सर यहाँ पे बराबर होते हैं, ठीक है। इसका बाकायदा थ्योरम होती है और इसको हमने पहले वाले लेक्चर में लिखवाया भी है कि इनके क्षेत्रफल सर क्यों समान होते हैं, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं के बीच में बनते हैं इसलिए, ठीक है, और इनका आधार सेम होता है, तो इसलिए दोनों क्या होते हैं सर, बराबर होते हैं। तो ये हमारा सर ये बिंदु था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ऊपर वाला। और जस्ट नीचे वाला मैं क्या करूँगा, अब हम क्या करेंगे, इससे सर तुलना कर सकते हैं। देखिए AD का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज D का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज AD का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज DB का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, तो क्या करेंगे सर, समीकरण A और B की तुलना कर देंगे, ठीक है, तुलना कर दीजिए और इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है। अतः
समीकरण ए और समीकरण बी की तुलना करने पर कंपेयर टू इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसके बराबर सर, देखिए इसके बराबर क्या हो जाएगा ए अपन इसी के, और इसके बराबर क्या है सर ए डी अपन डी बी के। या तो आप लिख सकते हैं, यहाँ चेंज भी कर सकते हैं कि समीकरण बी का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। वैसे भी लिख सकते हैं, बशर्ते आप तुलना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसके बराबर जब ये है तो सर इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तुलना करेंगे तो ए ई, सॉरी देखिए क्या हो जाएगा ए डी अपान सर क्या हो जाएगा डी बी के, और ए ई अपान सर क्या हो जाएगा आपका ए सी के। देखिए हमने इसके बराबर इसको क्यों रखा, और हमने यहाँ पे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल क्यों रखा यहाँ पे। देखिए हमने बाकायदा इसका सर स्टेटमेंट दिया और इसका सर रीज़न बता के दिए हैं, ऐसे नहीं उठा के यहाँ रख दिया गया है। इसका हमने सर यहाँ पे रीज़न भी दिया है, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा भी इसको। तो यहाँ पे विथ रीज़न के साथ हमने सर इसका मान यहाँ पे रखा। फिर इसके बाद समीकरण ए एंड समीकरण बी का सर क्या किया, सर कंपेयर किए, और कंपेयर करने के बाद सर हमने यहाँ पे इसको रखा। तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ सर, इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम। उम्मीद है कि आप लोगों को सर ये समझ में आया होगा। इसको आप नोट डाउन कर दीजिएगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट बिंदु की ओर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ, मज़ा आया हो तो सर यदि हमारे लाइक तो ज़रूर करिएगा, लाइक तो एक बनता है ना, नोट डाउन करिए। लोग बोलते होंगे सर। तो आइए देख लेते हैं। देखिए दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं सदैव क्या होती हैं सर, सदैव समान होती हैं। यदि सर समान होती हैं तो क्यों, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह आ गया है। तो भैया क्यों होती हैं, ये तो सर थेल साहब जी ने बताया था। जब थेल साहब जी ने बताया था तो प्रूफ के साथ ही बताए होंगे, है ना। तो आइए देख लेते हैं। देखिए सर ने बोला था कि भैया एक त्रिभुज लीजिएगा बचवा। देखिए एक त्रिभुज होगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने थेल्स प्रमेय में पढ़ा भी था, तो उसी को आप सोचिएगा। देखिए ये हमारा क्या है, त्रिभुज है ए बी सी डी ई, ठीक है, इसी को तो पढ़े थे। तो इसको याद रखिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसका बहुत बड़ा रोल होगा पूरे प्रश्न में, पूरी प्रश्नावली में यही सर रोल निभाएगा। और इसी इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट कि लोग ट्रिपल स्टार देते हैं, मैं 5 स्टार देता हूँ इसको, छठा मान लीजिए, दो 7 स्टार हो गया, 8 दे दीजिए सर, तभी भी कम होगा इसके लिए, इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए कि जैसा कि थेल्स जी ने बताया था, सर थेल्स जी ने क्या बताया था कि दो समान कोणिक त्रिभुज, सर इसमें एक ही त्रिभुज दिख रहा है हमको, तो दो समान कोणिक कैसे, देखिए भैया दो त्रिभुज होंगे। देखिए कैसे, देखिए त्रिभुज ए बी सी के अंदर आप देखेंगे ये टॉप पर मुंडिया में, देखिए इसके मुंडा में त्रिभुज ए डी ई निकल के आया कि नहीं भैया, निकल के आया ना, समझ में आई बात। हाँ तो आइए चलते हैं कैसे समान होते हैं। सर इसको थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं। सर ने क्या बताया था, सर ने हमको ये बताया था कि दो समान कोणिक त्रिभुजों की सर क्या होती हैं, संगत भुजाएं क्या होती हैं सर, बराबर होती हैं। कैसे बराबर होती हैं, देखिए ए डी, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, ए डी अपान, ठीक है, ए डी अपान ए बी के, और ए ई अपान ए सी के। अब ये कहाँ से बला आ गई, ये ए बी कैसे आया, ए सी कैसे आया, ए डी कैसे सर ले लिया है आप, ए ई कैसे ले लिया सर। अभी तो हमने पढ़ा था थेल्स जी का प्रमेय, ए डी अपान डी बी के, ए ई अपान ए सी के। कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा सर, हमने ये इसको तो भैया हमने क्या पढ़ा था, थेल्स जी ने क्या बताया था, ए डी अपान डी बी के, ए ई अपान ए सी के। सर आपने सही पढ़ा था, आपने जो भैया सोचा है वो सही है, बशर्ते हम यहाँ क्या कर रहे हैं भैया, दो त्रिभुजों के बारे में बात कर रहे हैं भैया।
देखिए दो समान कोणिक, देखिए ये दो त्रिभुज जो है ना, देखिए इस त्रिभुज का अनुपात इनकी संगत भुजाएं, देखिए इसकी जो भुजा क्या होगी डी, इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा क्या होगी डी, एडी होगी। अब भैया बड़ा वाला त्रिभुज क्या होगा एबीसी होगा ना। देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई में हमें सोचना है, ठीक है। यहाँ पे हम बंटवारा नहीं कर रहे हैं। इस भैया कथन को आप देखिए कि दो समान कोणिक त्रिभुज, जैसा कि हमने त्रिभुज एडी को देखा और बड़कवा भैया त्रिभुज है ना, इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी ई, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा कि इनकी संगत भुजाएं, देखिए एडी को देखेंगे और ए बी सी का त्रिभुज का भैया जो संगत, इसी का संगत क्या होगा ए बी होगा। यही तो हम किया है ए डी अपान डी बी। समझ में आई बात? हाँ हाँ सर समझ में आ गई। तो आइए जब समझ में जब आ गई बात कि कैसे होती है चीज़ें, इसको हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने इस कथन के अनुसार इस त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होंगी ए डी अपान ए बी के, ठीक है, और ए ई अपान सर क्या हो जाएगा ए सी के। ये तो हो गया, हम जानते हैं। और हाँ देखिए ये क्या होंगी, हाँ देखिए जब ये यहाँ पे क्या होगा, देखिए कोण, ये जब संगत, जब समान कोणिक समान कोणिक है ना, ये समान कोणिक, तो सर इसके जो कोण होंगे क्या होंगे सर समान होंगे। जब समान कोण की बात कहा गया है ना, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है समान कोणिक, समान कोणिक अर्थात त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या है सर ए डी ई, सर क्या है समान कोणिक है, समान कोणिक है, जैसा कि लिखा गया है कथन में समान कोणिक है। जब समान कोणिक है तो दिखा दीजिए समान कोणिक। देखिए कोण ए, कोण ए बराबर कोण ए। अब ये कहाँ से आ गया, ये कौन सी वाला है सर, कोण ए बराबर कोण ए कैसे होगा। देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और क्या सर देखिए छुटकवा त्रिभुज देखिए ना, देखिए त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई। बात समझ में आई? बारीकी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए त्रिभुज ए बी सी, तो ये वाला भैया त्रिभुज हो गया, इसकी भुजा ये यही होगी है ना। त्रिभुज ए डी ई वाला भैया जो त्रिभुज होगा यही भी तो त्रिभुज ए डी की सर जो शीर्ष होगा यही तो होगा, दोनों शीर्ष अलग अलग थोड़ी ना होंगे। तो इसलिए सर ये दोनों क्या होंगे, बात अब समझ में आई, क्लियर हो गया होगा कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी जो इनका जो शीर्ष होगा दोनों एक ही होगा। तो इसलिए कोण ए बराबर कोण ए के। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे देखिए ये कोण देखिए, ये कोण देखिए कैसे, कोण डी बराबर कोण बी के। अब ये सर कैसे बराबर होगा, देखिए जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और हाँ मैंने सर इसकी गहनता से चर्चा किया है। पिछले वाले लेक्चर 25वां 26वां लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने पूरा रेखा, ठीक है, अंतःकोण बहिर्युग्म कोण और एकांतर कोण संगत कोणों की चर्चा बहुत अच्छी तरह से किया है। क्योंकि यह था सर ये बीच बीच में सर इसी तरह यूज होते रहेंगे, इसीलिए मैंने कक्षा 9th का भी कुछ पोर्शन वहाँ पे पढ़ा रखा है, ठीक है। देखिए जैसा कि ये दोनों क्या हो, तो आइए देख लेते हैं। देखिए जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा सर ऐसे काटते थे, ठीक है, जब कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटती थी तो दशा और दिशा, ठीक है, इस रेखा के ऊपर, इस रेखा के ऊपर जो कोण बनता था, ठीक है, जो कोण बनता था वो सर क्या होते थे समान होते थे, ठीक है, वो सर क्या होते थे कोण समान होते थे। तो सर ये कौन से कोण इन कोण का सर हमने नाम क्या दिया था, या कोण कौन से कोण होते हैं संगत कोण, ठीक है, दशा और दिशा समान होने पर कौन से कोण होते हैं संगत कोण। कुछ बात समझ में? देखिए डीई रेखा, डीई आपकी क्या सर नीचे बीसी। कुछ बात समझ में आई? तो ऐसी स्थिति यहाँ पे बन रही है कि नहीं। तो इसी तरह आप इधर भी देखिएगा, मान लीजिए इसको और हम आगे बढ़ा देते हैं। देखिए ये वाली, देखिए ये वाली लाइन आई कि नहीं, ये तो इसी तरह सर ये भी क्या होंगे कोण ई किसके बराबर होगा कोण के, अर्थात कोण ई बराबर किसके होगा कोण सी के। ये सर क्या होगा संगत कोण। क्या होंगे कौन से कोण होंगे संगत कोण, संगत कोण। जैसा कि ये आपके
बुक में तो दिया गया है, बशर्ते ये आने वाला नहीं है, ये हमने एक्स्ट्रा बताया, पर इसको आप समझ लीजिएगा, ये आने वाले जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों में इनका बहुत बड़ा सर रोल होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE समान कोणिक त्रिभुज होते हैं। किसने बताया था? थेल्स जी ने बताया था। थेल्स साहब का ये कथन था। ठीक है, और जब सर त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE समान कोणिक होते हैं, जैसा कि कोण D, ठीक है, कोण D कोण B के बराबर, कोण A के बराबर, कोण E कोण C के बराबर, और क्यों बराबर होते हैं इसको सर हमने यहाँ पे समझा और देखा। तो आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे और ये किस तरह से यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये बाद में इसको सर हम प्रूव भी करेंगे। इसको नोट डाउन कर लेंगे, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, आज इसको आप नोट डाउन करिएगा। फिर जैसा कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम लोगों को यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।